हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अकबर के साम्राज्य विस्तार से। तो भारत में मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा। क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने क्या किया था कि लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उसे परास्त किया। और बाबर का जो शासनकाल था वो आपको 1526 से 1530 था, यानी कि ये 5 वर्ष का उसका क्या था, शासन था। तो इस 5 वर्ष के शासन में क्या हुआ था, उसको 4 प्रमुख युद्ध लड़ना पड़ा था अपने साम्राज्य को क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए। उसे जगह जगह से चुनौती मिल रही थी। तो इसी में एक युद्ध जो लड़ा था 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में जो लड़ा था वो आपको चंदेरी का युद्ध, और 1529 में जो लड़ा था घाघरा का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि वह विजयी तो हुआ, लेकिन अपने साम्राज्य को विस्तार कर पाने में असमर्थ रहा, अपने साम्राज्य को स्थिर कर पाने में असमर्थ रहा, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तब बाबर का उत्तराधिकारी बना हुमायूं। तो हुमायूं भी जो था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में और उसको स्थिर करने में क्या रहा, असमर्थ रहा। क्योंकि इसको सबसे पहले चुनौती जो थी हुमायूं के सामने अपने भाइयों से क्या करना, निपटना। दूसरी बात थी कि आपको पश्चिम के जो शासक थे उस पश्चिम के शासक से भी इसको क्या करना था, निपटना था। बिहार में शेर खान जैसे शक्तिशाली शासक से इसे निपटना था। लेकिन हुमायूं इस सब में क्या रहा, असफल रहा। अंततः उसे 1540 ईस्वी में क्या हुआ, भारत से बाहर निर्वासित जीवन 15 वर्षों के लिए व्यतीत करना पड़ा। तब जाकर क्या हुआ था कि भारत में अगला जो मुगल सम्राट बनता है हुमायूं के बाद वो आपको अकबर बनता है, यानी कि हुमायूं के जो उत्तराधिकारी बनते हैं हुमायूं बनते हैं। तो हुमायूं जब शासक बनते हैं तो उसकी आयु मात्र 14 साल रहती है। तो इस विश्व में बैरम खां जो होते हैं वह अकबर के संरक्षक बनकर शासन करते हैं। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। तो देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है, बाबर और आपको इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में मराठों और अफगानों के बीच में, ठीक है। तब पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की क्या होती है, जीत होती है। और इस जीत का जो श्रेय जाता है बैरम खां को, क्योंकि बैरम खां इस युद्ध का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां जो होते हैं अकबर के संरक्षक बनकर शासन करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले अकबर जो होते हैं वो ग्वालियर पर 1559 ईस्वी में अधिकार करते हैं। फिर जौनपुर पर उसने 1560 ईस्वी में अधिकार कर लिया। तो ये जो जौनपुर है इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूर्व काशी राज्य किस शहर को कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अटाला मस्जिद कहाँ है, तो वह आपको क्या है कि आपको जौनपुर में। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जौनपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो जौनपुर जो है वो आपको सरयू नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। तो इसी जौनपुर को अकबर जो था अपने अधीन में 1560 में ले लेता है। किसके नेतृत्व में, तो उसका जो एक सेनापति था जमाल खां, उसी के नेतृत्व में। फिर है कि आपको आसफ खां के नेतृत्व में अकबर जो होते हैं वो आपको चुनारगढ़ के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इनका जो संघर्ष होता है बाद में 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर से, जो कि संगीत प्रेमी भी है, क्या है, संगीत प्रेमी। और प्रश्न में पूछे जाते हैं कि मालवा के शासक जो थे उसे क्या कहा जाता है, तो उसको संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। तो मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर, वो क्या हुए थे कि 1561 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुगलों से परास्त हुए। और ये जो मालवा था उसकी राजधानी जो थी सारंगपुर, उस पर क्या कर लिया गया, मुगलों के द्वारा अधिकार कर लिया। और इस मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था आपको अहमद खान ने किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मालवा जो था, मालवा को जीतने के क्रम में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था, कौन किया था, अहमद खां। तो बाद में अहमद खां को यहाँ का सूबेदार भी बना दिया जाता है। लेकिन बाज बहादुर जो होते हैं दक्षिण भारतीय शासकों की मदद से फिर से क्या कर लेता है कि मालवा को अपने अधीन कर भी लेता है, यानी कि मालवा ज्यादा दिन तक जो रहता है वो मुगलों के अधीन नहीं रह पाता है, ठीक है। आइए, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि मालवा को अकबर जो था अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था, 1561 में। लेकिन यह शीघ्र ही क्या होता है कि मुगलों से स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है, दक्षिण भारतीय शासकों की मदद से। अब हम बात करते हैं गोंडवाना विजय की, ठीक है। तो 1564 ईस्वी में
अकबर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि गोंडवाना को अपने अधीन ले लेते हैं। हालांकि रानी दुर्गावती जो होती है वो आपको क्या करता है कि अकबर से काफी ज्यादा संघर्ष करती है और अंततः संघर्ष करते हुए ही वह युद्ध के मैदान में मारी जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि गोंडवाना को मुगल ने अपने अधीन कब ले लिया था, तो 1564 में। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि रानी दुर्गावती और उसके पुत्र भी जो होते हैं लड़ते हुए वीर गति को क्या होती है, प्राप्त होती है। और इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व करता है वो आपको आशफ खां करता है। कौन करता है? आशफ खां। आपको याद रखना है कि गोंडवाना को मुगल अपने अधीन कब ले लेता है, तो 1564 में। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? आशफ खां। और रानी दुर्गावती जो होती है इस युद्ध में क्या होती है, वीर गति को प्राप्त होती है। और संभवतः ऐसा कहा जाता है कि मध्यकाल की वह प्रथम ऐसी महिला शासिका थी जो युद्ध में क्या हुई थी, कि वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं राजपूताना विजय। क्या चलते हैं? राजपूताना विजय की ओर। तो देखिए, ये जो सबसे पहले बाबर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बाबर ने भी क्या किया था कि उसको एहसास हो गया कि जब तक हम राजपूतों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक हम क्या कर सकते हैं कि अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो बाबर को क्या हुआ था कि आपको राणा संगा और मेदिनी राय जैसे राजपूत राजाओं से क्या हुआ था, संघर्ष करना पड़ा था। हुमायूं को भी राजपूत राजाओं के साथ जो था वो आपको क्या हुआ था कि अच्छे संबंध नहीं रहे, उनको भी संघर्ष करना पड़ा था। तो अकबर ने सोचा कि जब तक हम राजपूत राजाओं के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं बनाते हैं, जब तक हम क्या कर सकते हैं, अपने साम्राज्य को स्थिर नहीं कर सकते और इसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में एक बार अकबर जो होते हैं 1562 ईस्वी में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं अजमेर। तो अजमेर जाने के क्रम में इनकी मुलाकात जो होती है भारमल से होती है। और ये जो भारमल होते हैं आपको आमेर के राजा होते हैं। कहाँ के राजा होते हैं? आमेर के राजा होते हैं। और इनका जो संबंध होता है कछवाहा राज परिवार से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको बाद में जोधाबाई भी कहा गया, तो उस जोधाबाई से अकबर को विवाह करने के लिए क्या किया, निमंत्रण दिया। ठीक है, तो इसके पीछे भी उद्देश्य था भारमल का कि इससे हमारा जो साम्राज्य है वो सुरक्षित रहेगा। आगे चलकर अकबर ने क्या किया था कि भारमल के पुत्र जो थे भगवान दास और राजा मानसी, उनको क्या हुआ था कि अपने शाही सेना में प्रधान सेनापति का क्या दिया था, दर्जा दिया था। तो इस प्रकार से अकबर ने क्या किया कि राजपूताना संबंध बनाकर क्या किया था कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने सबसे पहले किस राजपूत घराना में अपना वैवाहिक संबंध बनाया था, तो वह था आपको कछवाहा राज्य परिवार। ठीक है, राजपूत घराना था ये। और आमेर के राजा भारमल के पुत्री से उन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। और बाद में चलकर भारमल के पुत्र या बिहारी लाल उन्हीं का नाम है। ठीक है, तो उनके पुत्र भगवान दास और मानसी को क्या हुआ था कि शाही सेना में सेनापति का दर्जा दिया था। तो इससे जो अन्य राजपूत राजा था उसने भी क्या कर लिया कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और कुछ ऐसे भी राजपूत राजा था जिन्होंने क्या किया था कि मुगलों के साथ संघर्ष किया और अंततः उनको क्या हुआ कि मुगल में मिलना पड़ा था। ठीक है, तो यह था आपको राजपूताना विजय। ठीक है, अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ विजय। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने अधिकार घेर लिया था आपको 1568 में। याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ को अकबर ने कब जीता था, 1568 में। और यह जो चित्तौड़गढ़ था यह आपको मेवाड़ की क्या थी, राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ के राजा थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। यानी कि चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे कौन थे? उदय सिंह। तो उदय सिंह देखा कि भाई चित्तौड़गढ़ अब हमारी हाथ से निकलती जा रही है, तो ऐसे में उदय सिंह के जो सामंत थे उसने सलाह दिया कि ये जो चित्तौड़ का किला है इसका भार जो है वो आप क्या कीजिए कि जयमल को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? जयमल को। और फतेह सिंह को दे दीजिए। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जयमल और फतेह सिंह को चित्तौड़गढ़ किला का भार सौंपकर, और वो कहाँ हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। लेकिन ये जो जयमल थे, फतेह सिंह थे, इसने काफी संघर्ष किया मुगलों से। क्या किया? मुगलों से संघर्ष किया। लेकिन अंततः मुगलों की क्या हुई, जीत हुई। और 1568 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो अकबर जो थे वह क्या किया कि ये जो जयमल थे और आपको फतेह सिंह थे, इनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए कि आगरा के किले के आगे इन्होंने क्या किया था कि हाथी पर सवार इन दोनों की क्या की थी, स्टेचू बनवाई थी, यानी कि मूर्ति बनवाई थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ को कब अपने अधीन कर लिया था, तो 1568 में। और यह चित्तौड़गढ़ था क्या, तो आपको मेवाड़ की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं गुजरात विजय की ओर।
तो अकबर जो थे 1572 ईस्वी में गुजरात को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, यानी कि गुजरात को जीत लिया था। तो गुजरात को जीतने के पीछे उसका उद्देश्य था कि गुजरात सबसे पहले क्या था कि विश्व व्यापार का केंद्र था। दूसरी बात था कि यहाँ से व्यापार जो था आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि गुजरात जो है वो आपको समुद्र के किनारे है, और आप लोग जानते भी हो जाएगा भौगोलिक स्थिति इसका क्या कि गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है और भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य भी है। तो गुजरात को जीतने का अकबर का एक ही उद्देश्य था कि यह विश्व व्यापार का केंद्र था, समुद्र के किनारे था, और गुजरात को जीतने के क्रम में ही उसने पहली बार क्या किया था कि समुद्र का दर्शन किया था, ठीक है। तो 1572 में जब गुजरात को उसने जीत लिया तो 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वो कौन है, तो आपको बुलंद दरवाजा है, और यह बुलंद दरवाजा जो है कहाँ है, तो यह आपको फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब है कि अंतिम अफगान शासन जो था उसका भी इसने क्या कर दिया, अंत कर दिया, यानी कि 1576 ईस्वी में अंतिम रूप से क्या हुआ था कि उत्तर भारत से अफगान शासन का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। यानी कि 1576 ईस्वी में मुगलों ने क्या किया था कि अफगान शासक दाऊद खां को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था, और भारत से यानी उत्तर भारत से अंतिम रूप से क्या किया था कि अफगानों का अंत कर दिया था। तो अब उत्तर भारत में अफगान शासन का जो अंत हुआ था 1576 में, ठीक है। अब है आपको हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपको अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो क्या हुआ था कि 1568 ईस्वी में मुगल जो थे उसने क्या कर लिया था कि आपको मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। लेकिन आगे चलकर 1572 ईस्वी में क्या होता है कि जो राजा उदय सिंह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती, तो उसके बाद महाराणा प्रताप जो होते हैं चित्तौड़गढ़ को क्या कर लेते हैं कि अपने अधीन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपने अधीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी चित्तौड़गढ़ को फिर से जीतने के लिए क्या होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको 18 जून 1576 को याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को। और यह हल्दी घाटी नामक युद्ध स्थल जो है वो आपको राजस्थान राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध मैदान है वो अभी कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है आपको महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। किसके बीच होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या होती है, हार होती है, और उन्हें क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ता है, और इसी क्रम में 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भी क्या होती है, हार होती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था राजा मानसिंह। कौन किया था, राजा मानसिंह। और इनका जो संबंध था किससे था, तो आपको आमेर के जो कछवाहा राज परिवार था उसी से इनका क्या था, संबंध था। तो यहाँ से प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को किसके बीच हुआ था, तो आपको अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें विजय किसकी हुई, अकबर की। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो वह आपको कौन किया था, तो राजा मानसिंह किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में परास्त होने के बाद महाराणा प्रताप क्या होते हैं कि निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं, और 1597 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध स्थल जो है वो आपको कहाँ है, तो यह आपको कहाँ है, तो आपको राजस्थान में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या था कि यह अकबर के साम्राज्य विस्तार का क्या है कि कुछ राज्य को जो जीता था उससे संबंधित बातों को हम क्लियर किया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों को अकबर ने जीता था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इस टॉपिक को रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले अकबर ने ग्वालियर पर अधिकार कब कर लिया था, 1559 में, जौनपुर पर 1560 में, ठीक है, मालवा को 1561 में जीत लिया था, गोंडवाना को 1564 में, ठीक है। इसके बाद उसने राजपूताना विजय की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। उसके बाद है कि आपको चित्तौड़गढ़ किला को अपने अधीन कब कर लिया था, 1568 में, ठीक है। गुजरात को कब जीता था, 1572 में। हल्दी घाटी का युद्ध को कब जीता था, तो 1576 में, ठीक है। यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, और इस युद्ध में भी अकबर जो था विजयी हुआ। क्या हुआ, विजय हुआ। इसके बाद आगे चलकर उसने काबुल, कंधार जैसे राज्यों को भी क्या किया था, जीता था। तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।